नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी इतनी खास है कि शायद आपने सोची ना हो। एक माँ अपने बच्चों के जीवन के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। आज एक कहानी है जो एक डॉक्टर की जुबानी हम सुना रहे हैं। अभी मैं क्लिनिक से आकर बैठी ही थी कि मिस्टर वर्मा का फ़ोन आ गया। वो बहुत बुरी तरह से घबराए हुए थे और रुवासी वाणी में कहा, डॉक्टर साहब प्लीज़ तुरंत आ जाइए। रितिका को पता नहीं क्या हो गया, सांस भी नहीं ले पा रही थी। मैं समझ गई, जिस घड़ी से मैं डर गई थी वो शायद आ ही गई। रितिका का सांस न लेना इस बात का सूचक है कि उनका फेफड़ा अब इस रोग में पूरी तरह से आ चुका है। मैं अपने तुरंत जूनियर डॉक्टर को आवश्यक निर्देश देकर गाड़ी लेकर रितिका के घर की तरफ निकल पड़ी। जब पहुंची तो रितिका वर्मा जी की बाहों में अधलेटी से सांस लेने की कठिन कोशिश कर रही थी। उनकी विवश आंखों ने मुझे देखकर याचना उभर आई थी और मानो कह रही हो, डॉक्टर मुझे बचा लो, मैं जीना चाहती हूँ। वर्मा जी मुझे देखकर आशान्वित हो उठे। उन्हें क्या बताती, स्थिति तो मेरे बस के बाहर हो चुकी है। परिणाम जानते हुए भी कोशिश तो करनी ही थी। मन में एक झूठी आशा थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, पर यह कैसी विडंबना थी कि सप्ताह भर पूर्व ही जिस रितिका के उत्साह से पूर्ण वारी इस घर में विवाह की शहनाई से एकमय होकर गूंज रही थी, वह आज निष्प्राण सी अपने जीवन से जूझ रही थी। मैं अपने विचारों को झटक के कर्तव्य पूर्ति में व्यस्त हो गई। रितिका और वर्मा जी को लेकर मेरी गाड़ी तीव्र गति से अस्पताल की तरफ दौड़ने लगी और मेरा मन उससे भी ज्यादा तीव्र गति से अतीत की तरफ दौड़ पड़ा। हॉस्पिटल में अपने ऑफिस यानी क्लिनिक में थी, तभी एक रोगी को देखने के बाद अगली रोगी को देखने के जो घंटी बजाई जाती है, मैंने वो बजाई। लगभग 45 मिनट के वह एक आकर्षक और सौम्य महिला ने जब प्रवेश किया। कहते हैं कुछ संबंध पहले से ही निर्धारित होते हैं। शायद उनसे मेरी आत्मीयता का आभास मेरी छठी इंद्रिय को पहले ही हो गया था। तभी वो प्रथम दृष्टि में ही नितांत आत्मीय सी लगने लगी। उक्त महिला को मेरी मित्र डॉक्टर वागले ने व्यक्तिगत रूप से भेजा था। जब मैंने डॉक्टर का पत्र और साथ में संलग्न रिपोर्ट पढ़ी तो ज्ञात हुआ कि आगंतुका स्तन कैंसर से ग्रसित है। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ, अतः इस दुस्साध्य रोग की घोषणा कर रोगी को हतप्रभ करना मेरी विवशता है। यद्यपि यह दुष्कर कार्य मुझे सदा ही अवांछित रहा है, पर रोगी को वास्तविकता से अवगत कराना मेरा कर्तव्य है। कुछ रोगी तो ससमय आ जाते हैं तो उन्हें रोग मुक्त करके मैं संतोष का अनुभव करती हूँ, पर कुछ लोगों का रोग इतनी देर से ज्ञात होता है कि जीवन की डोर हम डॉक्टरों के हाथ से पहुँच से बाहर भी हो चुकी होती है। ऐसे रोगों की वास्तविकता बताते हुए मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं किसी निर्दोष को फांसी का दंड सुना रही हूँ। ऐसे में मेरा भावुक हृदय मुझे सदा ही प्रेरित करता है कि मैं रोगी को कुछ भी ना बताऊं। कम से कम जीवन के शेष दिन तो सामान्य रूप से व्यतीत करेगा। उसे हर पल मौत रूपी भयानक राक्षस द्वारा पल पल द्वारा पास आने का डर नहीं सताएगा। पर मस्तिष्क सदा मेरे मन की इच्छा को पूरी होने से पहले ही रोक देता है और डॉक्टर का कर्तव्य स्मरण करा देता है। साथ ही तर्क देता है कि यदि रोगी को सीमित जीवन काल का ज्ञात होगा तो अपने आश्रितों के लिए कुछ व्यवस्था कर लेगा। जो उसकी आकांक्षाएं पूर्ण कर सकता है वो कर लेगा। रितिका को भी मैंने इसी सत्य से अवगत कराने के उद्देश्य से मैंने रितिका से पूछा, क्या आप अकेले आई हैं? तो रितिका ने कहा, जी डॉक्टर, पर आपको जो कुछ भी बताना है वो मुझे बता सकती हैं। मैं कुछ क्षण असमंजस में रही कि उसे बताऊं या नहीं। फिर भूमिका बनाते हुए मैंने कहा, देखिए मिसेस वर्मा, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब तो हर रोग की चिकित्सा संभव हो गई है। बस आपको तुरंत ऑपरेशन करवाना होगा। फिर थोड़ा रुक के बोली, क्योंकि आपको स्तन कैंसर है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। प्रायः मेरी ये उद्घोषणा रोगी को कुछ क्षणों के लिए निस्पंद कर देती है, अतः उस दुर्वह क्षण को पलायन करने हेतु मैं अति व्यस्त होने का नाटक करने का व्यर्थ ही इंटरकॉम पे अपनी अधीनस्थ परिचारिका को कुछ निर्देश देने लगती। पर मेरी आशा के विपरीत रितिका तो ऐसे स्थिति प्रज्ञ सी बैठी रही मानो उसके पास बैठे किसी अन्य रोगी से मैंने बात कही हो। फिर सामान्य रूप से बोली, डॉक्टर मैंने रिपोर्ट पढ़ ली थी, माना आपकी चिकित्सीय भाषा में मुझे आभास हो गया था, पर जब डॉक्टर वागले ने मुझे आपके पास भेजा था तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मुझे कैंसर ही है। किंतु उसके बाद वो धीमी पर स्थिर वाणी में बोली, डॉक्टर मैं इसलिए आपके पास अकेले आई हूँ कि कृपया मेरे घर के किसी सदस्य को मत बताइएगा, क्योंकि मैं अभी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। हाँ, यदि दवाओं से काम चले तो चला लीजिए। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि वेशभूषा से तो अच्छे संपन्न घर की और शिक्षित महिला लग रही थी, अतः मैंने सोचा शायद वो ऑपरेशन से डर रही हैं। अतः मैंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, अरे आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई कट नहीं होगा। पर वो दृढ़ स्वर में बोली, नहीं डॉक्टर, अभी 1 वर्ष तक मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती। मैंने उन्हें समझाना चाहा, आप स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रही हैं। जब तक अब 1 साल का समय बीतेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। अरे संयोग से समय का से रोग का पता चल गया है तो समय से ऑपरेशन करवा लीजिए, वरना कितनों को ही कितनी देर से पता चलता है और उन्हें पल पल मौत की प्रतीक्षा के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं बचता।
मेरे इतने समझाने पे भी वो महिला अविचल रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों वो स्वयं खुद मौत के मुंह में जाने के लिए आतुर है। उस समय तो रोगियों की भीड़ थी, अतः मैंने बाद में आने के लिए उनसे कहा, पर वो जाते जाते भी इस रहस्य को स्वयं तक सीमित रखने का आश्वासन लेकर ही चली गईं। यानी उन्होंने मुझसे वादा ले लिया कि मैं ये बात किसी को भी ना बताऊं। पता नहीं उस महिला में कौन सा आकर्षण था कि मेरे मन मस्तिष्क पे देर तक वो छाई रही और मैं उनसे पुनः मिलने की आतुरता में प्रतीक्षा करने लगी। दूसरे दिन नियत समय पर रितिका जी आई। यह मेरा विश्वास का ही था कि मैं उस समय अकेली थी कमरे में। रितिका से इधर उधर की बातों करने के बाद, औपचारिक बातें करने के बाद मैंने उनसे पूछा, रितिका मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ और रोगी को डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। तुम ऑपरेशन क्यों नहीं करवाना चाहती? पहले तो वो हिचकिचाई, पर मेरे बहुत आग्रह करने पर उसने बताया, डॉक्टर मेरी बेटी अनन्या को सुयोग से भी अच्छा वर मिल गया है और आप तो जानते हैं हमारे समाज में बेटी के विवाह में 4 से 5 लाख रुपयों का व्यय साधारण सी बात है और मेरे पति और बच्चे मिलकर प्राथमिकता से मेरे ऑपरेशन को ही करवाएंगे, जिससे हमारे जीवन भर की आय और पूंजी का अधिकांश व्यय हो जाएगा। फिर भावुक होते हुए बोली, डॉक्टर आप ही बताइए, बच्चों के सपनों की चिता पे मैं अपना जीवन कैसे जी पाऊंगी? यह सुनकर मैं निरुत्तर हो गई, पर मेरा डॉक्टर मन इतना जल्दी बड़ा सत्य छिपाने को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मेरा कर्तव्य तो लोगों को जीवन दान देना था और रितिका मुझे मौत के मुंह में ढकेलने की योजना में भागीदार बनने के लिए कह रही थी। मैंने उसे फिर समझाया, तुम्हारे तर्क तुम्हारी जगह, पर तुम्हारा जीवन तुम्हारे परिवार के लिए क्या अर्थ रखता है? क्या तुम्हें इसका जरा सा भी एहसास नहीं? फिर रितिका की भीष्म प्रतिज्ञा के समक्ष मुझे ही हारना पड़ा। घंटों तर्क वितर्क के पश्चात भी रितिका के व्यक्तित्व के प्रभाव से या संभवतः उसके मातृत्व के आगे मैं झुक गई और मैंने उसे आश्वासन दे ही दिया कि मैं तुम्हारे परिवार को कभी सत्य नहीं बताऊंगी, पर तुम्हें नियम से दवा लेना ही होगा और दोनों ही कर्तव्य पूरा होते ही ऑपरेशन करवा लेना होगा। मेरे इस आश्वासन पे वो इतनी प्रसन्न हो गई जैसे उसे जीवन दान ही मिल गया हो। किसी को मौत की राह चुनने और उस पर जाने का अवसर मिलने पे प्रसन्न होते मैं पहली बार देख रही थी। रितिका ने कृतज्ञता से मेरा हाथ थामते हुए कहा, डॉक्टर मैं आजीवन आपकी ऋणी रहूंगी। वह तो आश्वासन लेकर चिंता मुक्त होकर चली गई, पर मैं अपराध बोध से ग्रसित हो गई। चाहकर भी उसका किया हुआ वादा नहीं तोड़ पा रही थी। कालचक्र घूमता रहा। 2 महीने बाद अंशुल अपनी पढ़ाई होती इंग्लैंड चला गया। उसके जाने के पूर्व रितिका ने अपने विशेष परिचित को एक पार्टी दी। तब मैं रितिका और परम आत्मीय बन चुके थे। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। हम दिन में एक बार तो एक दूसरे से बात कर ही लेते थे, भले ही टेलीफोन पे ही सही। पार्टी में रितिका का उत्साह देखते बनता था। वो बेटे के उज्जवल भविष्य की कल्पना मात्र से ही प्रफुल्लित थी। उस समारोह में प्रसन्नता का वातावरण था। बस मैं ही आवरण ओढ़ के प्रसन्न होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि इस प्रसन्नता का जो मूल्य दिया गया था वो मैं एक ही थी जो जानती थी। 2 दिनों के बाद अंशुल को जाना था। इन 2 दिनों में रितिका को क्षण भर भी अंशुल से विलग नहीं होने दिया, मानो वो 2 दिनों में अपने बेटे के साथ जीवन भर का सानिध्य पा लेना चाहती थी। अंशुल कहता भी, माँ मैं तो सिर्फ 2 सालों के लिए जा रहा हूँ। उसे तो आभास भी नहीं था कि अवश्य वो 2 सालों के लिए जा रहा है, पर माँ से वो इतनी दूर जाने वाला है, वो चाह के भी उस दूरी को पार नहीं कर सकता है। अंशुल के जाते ही रितिका बेटी की विवाह की तैयारी में लग गई। मैंने उससे पूरा अनुरोध किया, बेटे का भविष्य तो बन गया। अनन्या की कौन सी आयु निकली जा रही है? आजकल तो वैसे भी बड़ी आयु में विवाह होते हैं। 2 वर्षों के बाद अंशुल आके खुद अनन्या का विवाह कर देगा। मेरी मानो अब ऑपरेशन करवा लो। पर उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया, जैसे कोई मेरी बात ना सुन ले, और वो बोली, नहीं डॉक्टर प्लीज़, मेरी तपस्या बीच में ना तोड़ो। मलय जैसा घर बार फिर से नहीं मिलेगा। अब तो दोनों के मध्य कोमल तंतु भी जन्म ले चुके हैं। मैं उन्हें कैसे नष्ट कर सकती हूँ? मुझे पता है मलय के घर वाले इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। वैसे भी लड़की का विवाह तय होने के बाद अधिक दिनों तक रोकना सही नहीं है। पता नहीं कौन कौन सी बाधा आ जाए। मैं खींच उठी। मैं उसे समझाना व्यर्थ में स्वयं को महानता के शिखर पर पहुंचाना चाहती थी। मैं व्यर्थ ही उसकी बात मान के अपराध बोध के ग्रसित रहती। कभी कभी तो उस क्षण को कोसती जब उसकी बात मान के मैंने उसकी योजना में भागीदार बन लिया। रितिका दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। 1-2 बार श्री वर्मा ने कहा भी, डॉक्टर आजकल आपका मित्र थोड़ा कार्य करके बहुत ही जल्दी हांफने लगती है। इस बार आपके पास जाए तो इसका अच्छे से चेकअप करेगा। मैं चुप रह जाती, उस एकांत में डांटती और कहती कि श्रम करे, पर अपनी बेटी की विवाह पे मानो अपने जीवन की संपूर्ण आकांक्षाओं को उसे पूरा करना ही था। सारा शहर छान कर एक से एक आभूषण कपड़े चुनकर लाई थी वह। जब मैं समय निकाल के उसके पास जाती तो कभी कलश पे चित्र कर रही होती, कभी चुन्नी में गोटा टाक रही होती और कभी अतिथियों की सूची बना रही होती। उसका उत्साह समाये न समा रहा था। मैं जाती तो नित्य प्रति की तैयारी दिखाती। जैसे उसके स्वास्थ्य के विषय पे आती, वो बड़ी चतुरता से विषय ही बदल देती और मेरे निर्देश एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती। अनन्या का विवाह देखते बनता था।
कहीं कोई कमी नहीं थी। हर कोने में रितिका की सुरुचि के हस्ताक्षर स्पष्ट दिखलाई देते थे। विवाह में हर चार पूर्ण रूप से जीवने की लालसा में रितिका मेरी मना करती दृष्टि की अवहेलना करती। नृत्य को भी उठ खड़ी हुई। वह बात दूसरी है कि 2 पंक्ति के नृत्य के बाद ही उसकी सांसें फूलने लगी। तब मैंने उसे तुरंत ही बैठाकर पानी पिलाया और दवा दी। सब लोगों ने इसे साधारण सी थकान समझा और 2 क्षणों में क्षमा संगीत फिर से बज उठा और पुनः वातावरण सामान्य हो गया। विवाह समारोह निर्बाध रूप से संपन्न हो गया। वर का कामदेव सा रूप देखते बनता था। अनन्या और मलय की जोड़ी साक्षात राम और सीता की कल्पना को साकार कर रही थी। रितिका की आंखों में छलकती तृप्ति और प्रसन्नता ने कुछ देर मेरे लिए अपराध बोध को कम कर दिया था। मैंने सोचा, कौन सी माँ इस सुख से वंचित रहना चाहेगी। मैंने भी रितिका को इस सुख से पाने में सहयोग तो दे दिया। अनन्या की विदा की बेला में प्रयासों से रोका हुआ रितिका का रुदन फूट ही पड़ा। उसे देख के सभी के नेत्र भीग गए थे। अतीत की गलियों में भटकता हुआ मेरा मन तब चौंका जब गाड़ी अस्पताल के ठीक सामने पहुंची। अपने विचारों को एक तरफ झटक कर मैं तुरंत कर्तव्य भूमि में संलग्न हो गई। मेरे निर्देशानुसार ऑपरेशन की पूर्ण व्यवस्था हो चुकी थी। रितिका को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। आज पहली बार ऑपरेशन करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, माँ की इस तप को कुछ प्रतिफल दे दो, अन्यथा लोगों का ईश्वर में आस्था समाप्त हो जाएगी। पर शायद ईश्वर को अपनी आस्था खोने का भय नहीं था, अतः उन्होंने मेरी प्रार्थना ही अस्वीकृत कर दी और सब कुछ समाप्त हो गया। सभी के लिए ये होनी थी और सभी ने इसे होनी मान के स्वीकार कर लिया। ईश्वर का उद्देश्य पूर्ण हो गया। आज अनन्या और अंशुल अपने परिवार में संतुष्ट और सुखी हैं। श्री वर्मा परिस्थितियों से समझौता कर बेटी के पास रहने चले गए, परंतु अपराध बोध में उभरता दंश मेरे अंतर्मन को लगातार टीसता रहता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।